आज करे सो कल करे सो परसों। आज करे सो कल करे सो परसों। अरे इतनी जल्दी क्या है, अभी तो पड़े हैं बरसों। कुछ लोगों की मेंटेलिटी ऐसी ही होती है। बहुत लोगों की आदत होती है चीजों को प्रोक्रेस्टिनेट करने की, यानी कि चीजों को डिले करने की। जो काम आज करने वाला होता है, हमारी आदत कई बार बन जाती है कि नहीं यार उसको कल कर लेंगे। मान लीजिए कि आपको कोई चैप्टर रिवाइज करना है, तो कई बार आपके मन में आएगा कि नहीं यार आज रहने देते हैं, आज बहुत ज्यादा पढ़ाई हो गई, आज हम थक गए हैं, तो इसको हम कल रिवाइज कर लेंगे। होता क्या है कि इसी से आगे के आगे जो हमारा काम है वो इकट्ठा होता चला जाता है। मैं सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं कर रहा, ऐसा हम जिंदगी के किसी भी पहलू में रख सकते हैं। और बहुत सारे लोगों की आदत होती है, मेजॉरिटी ऑफ लोगों के साथ यही प्रॉब्लम होती है, जिसको हम सभी डील करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपके साथ भी अगर ये प्रॉब्लम है तो कोशिश कीजिए कि आप इसको अवॉइड कीजिए और चीजों को स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश कीजिए। अगर एक बार ठान लिया है कि आज हमें ये चीज खत्म करनी ही है, तो भैया उसको खत्म करके छोड़िए। फिर ऐसा नहीं कि चाहे वही रात के 3-4 ही क्यों ना बज जाएं, हमें उस चीज को खत्म करना है या हमें उस होमवर्क को खत्म करना है, ताकि आगे आने वाली क्लासेस में प्रॉब्लम ना रहे। क्योंकि ऑब्वियसली अगर रिवीजन प्रॉपर नहीं होगी या हम क्वेश्चंस उतने प्रॉपरली नहीं करेंगे, तो आगे आने वाली क्लासेस में हमारे लिए प्रॉब्लम रहेगी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है तनुज बंसल और आप सभी का स्वागत है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के लेक्चर नंबर 3 में, और बैच है द्रोणा नीट। तो मेरे चेहरे से तो आप वाकिफ हो ही चुके होंगे और मेरे शब्दों से, मेरे गले से भी वाकिफ हो गए होंगे, शायद आवाज पहचानने लग गए होंगे। तो चलिए भाई शुरुआत करते हैं। अब ऐसी आदतों को छोड़ना है हमें कि भैया प्रोक्रेस्टिनेट करने वाली, है ना। ओके, एक तो ये वर्ड ऐसा है प्रोक्रेस्टिनेट, क्या होता है ये, प्रोक्रेस्टिनेट या प्रोक्रेस्टिनेट होता है। तो बड़ा वो वर्ड है यार, है ना, मतलब बोलने में भी वो होता है। चलो खैर, आज हमें क्या करना है इसके बारे में बात कर लेते हैं। आज हमें पढ़ना है कि पेपर पीसीज अट्रैक्ट क्यों होते हैं कॉम की तरफ। कूलम्स लॉ, परमिटिविटी, कूलम्स लॉ में परमिटिविटी का भी यूज होता है, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ये चीजें क्या हैं, आप लोगों ने चाहे पहले देख रखी हैं चाहे पहले नहीं देख रखी, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप यहाँ पे पहली बार भी पढ़ रहे हो तो आपको फिर भी पूरा समझ में आने वाला है। तो चलिए भाई शुरुआत करते हैं। रिवीजन, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि जो हमने कल किया था, है ना, लास्ट लेक्चर में जो हमने चीजें करी थी, एक बार हम उसके बारे में देख लेते हैं। पहले हमने चीजें करी थी कि कंडक्टर के अंदर, मैंने आपको बताया था कंडक्टर के अंदर, कंडक्टर में कंडक्शन होता क्यों है, चार्जेस इजीली फ्लो क्यों हो पाते हैं, क्योंकि कंडक्टर के अंदर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, कंडक्टर के अंदर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि मेन कारण है इसके कंडक्शन का। कंडक्टर के अंदर चार्जेस इजीली फ्लो हो जाते हैं, इंसुलेटर में नहीं हो पाते, और सेमीकंडक्टर्स में कुछ कुछ हद तक हो जाते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमने बात की थी मेथड्स ऑफ चार्जिंग की। पहला था क्या था, रबिंग, रबिंग वाला मेथड था, या फिर इसे क्या कहते थे, फ्रिक्शन, ठीक है ना, रबिंग या फ्रिक्शन। इस मेथड की किसमें जरूरत पड़ती थी, इंसुलेटर्स में। किसमें जरूरत पड़ती थी, इंसुलेटर्स के अंदर जरूरत पड़ती थी। हम चीजों को रब करते थे, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज का ट्रांसफर हो जाता था। अच्छा जी, दूसरा मेथड था कंडक्शन। दूसरा मेथड था कंडक्शन। कंडक्शन में बॉडी को क्या करते थे, टच करते थे। भाई या तो बॉडी को टच करोगे या फिर वायर के साथ कनेक्ट करोगे, ठीक है ना, या फिर एक कंडक्टिंग वायर के साथ आप बॉडी को कनेक्ट कर दोगे, या तो डायरेक्ट टच कर दो, लो भाई टच कर दिया उन बॉडीज को, या फिर उनको एक वायर के साथ क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। उसके बाद अगर आइडेंटिकल बॉडीज हैं, मैंने आपको बताया था कि अगर आइडेंटिकल बॉडीज का केस है, अगर आइडेंटिकल बॉडीज का केस है, तो चार्जेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे कंडक्शन के बाद, ठीक है ना, चार्जेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अगर साइज वगैरह सेम है तो चार्जेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे दोनों बॉडीज पे। और यह भी बताया था कि अगर इक्वल ना हो तो उसके लिए क्या करेंगे, वो हम लेटर ऑन स्टेजेस में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पढ़ने के बाद। जी हां, उसके बाद हम उसको पढ़ पाएंगे। अच्छा जी, इसके बाद हमने अर्थिंग की बात की थी।
कि अर्थिंग भी एक टाइप की कंडक्शन ही है। इसमें क्या होता है, किसी भी बॉडी को अगर हम अर्थ के साथ कनेक्ट कर देते हैं, ये उसका सिंबल होता है। या तो अर्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं या अर्थ से इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, है ना। दोनों ही केसेस यहां पे पॉसिबल हैं, या तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, है ना, अर्थ से इलेक्ट्रॉन, या अर्थ में इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, जैसा मर्जी आप लगा लो। तो दोनों ही चीजों में ये हमें एक्सेसिव शॉक से बचाती है। अर्थिंग क्या करती है, एक्सेसिव शॉक से हमें बचाती है। अच्छा जी, चलो उसके बाद जो मेथड जिसने थोड़ी बहुत दिक्कत कभी कभार हमारे लिए पैदा ये कर देता है, वो था इंडक्शन मेथड। कौन सा मेथड था, इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड क्या था भाई, इंडक्शन मेथड में हमें बॉडी को टच नहीं करवाना, ना जी, टच नहीं करवाना, सिर्फ पास लेके आना है, सिर्फ लालच देना है। ये नेगेटिवली चार्ज रॉड हम इसके पास लेके आए तो फिर उसकी वजह से ये इधर क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, और इधर क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, है ना। इस तरीके से हमने जो है इंडक्शन करवाई थी। अब इंडक्शन अगर हमें परमानेंटली करवानी है, परमानेंटली बॉडी को चार्ज करना है, अब इसमें क्या होता है, अर्थिंग कर दो। अर्थिंग होने से क्या होगा, ये एक्स्ट्रा जो चार्ज है, ये बेचारा फ्री चार्ज है, ये किस में चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। यानी कि ये नेगेटिव चार्जेस, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन्स किस में चले जाएंगे, अर्थ में चले जाएंगे। तो इस बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज ही रह जाएगा, इस बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा, और रॉड यहां पे है इसके पास। अब हम रॉड को भी दूर ले गए तो इस पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरे स्फीयर में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। पूरे स्फीयर में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये सारे स्टेप्स हमने किए थे चार्जिंग बाय इंडक्शन के लिए। किसके लिए, चार्जिंग बाय इंडक्शन के लिए। तो फिर एक मैंने आपको जाते जाते होमवर्क भी दिया था जिसमें 2 स्फीयर्स थे, वो वाला टॉपिक भी करवाया था, और उस पे एक सवाल भी था जिसको हम आज डिस्कस करने भी वाले हैं। तो चलिए भाई, अब हम बढ़ते हैं आगे। 2 स्फीयर्स वाला अभी हम डिस्कस करेंगे, जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तब उसके साथ ही वो डिस्कस हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसको एज सच हमें दोबारा 3 बार 4 बार करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो आप देख ही सकते हो ना, बार बार उसको देख ही सकते हो ना। हाँ, देख सकते हैं सर, बिल्कुल देख सकते हैं। तो चलो फिर अब टाइम वेस्ट और नहीं करते और हम बढ़ते हैं आगे। होमवर्क डिस्कशन, ये बहुत जरूरी है सर, बहुत जरूरी है, बिल्कुल। हाँ देखो भाई, ये एक सवाल था, ए बी सी 3 बॉडीज थी, आइडेंटिकल बॉडीज थी। मैंने बोला आपको 3 कूलम, -2 कूलम, 5 कूलम का चार्ज, ठीक है ना। पहले ए को टच किया बी के साथ, फिर डिस्कनेक्ट कर दिया, फिर ए को टच किया सी के साथ, डिस्कनेक्ट कर दिया, और आपको फाइनल चार्जेस बताने थे ए बी सी पे। तो आइए फिर इसको सॉल्व करते हैं भाई। किस बात का है इंतजार, इसको सॉल्व करने की घड़ी अब आ चुकी है ना। अरे इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं यार, ये होमवर्क जो लिखा हुआ है। हाँ, अरे 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 अरे, हाँ, गुड गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड। अब हम अपनी औकात पे आते हैं। हाँ, फिर वही। हाँ जी, करना क्या है, सुनो भाई। सबसे पहले ए और बी को टच किया है। किसको टच किया है, ए और बी को। थोड़ा सा मोटा चल रहा है, हल्का सा पतला कर लेते हैं। ए और बी को टच किया है, ठीक है ना। 3 कूलम और -2 कूलम, 3 कूलम और -2 कूलम, टोटल चार्ज कितना हो गया भाई, 3 - 2 यानी कि 1 कूलम। तो ये 1 कूलम दोनों में इक्वली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 1 कूलम इक्वली डिवाइड हो जाएगा दोनों में। तो अब 1 कूलम अगर दोनों में इक्वली डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा, 0.5 इसमें आ जाएगा, 0.5 इसमें आ जाएगा। क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है, बहुत बढ़िया। अच्छा जी, अब बढ़ते हैं आगे। अब ए को बी के साथ तो कर दिया डिस्कनेक्ट, अब ए को टच किया है सी के साथ। ए को टच किया है किसके साथ, सी के साथ, ठीक है ना। ए पे कितना चार्ज है, 0.5 कूलम, टच करने से पहले है ये। और सी पे कितना चार्ज है, 5 कूलम। सी पे कितना है, 5 कूलम। टोटल कितना हो गया, 5.5, 5.5 कूलम। 5.5 का आधा आधा कर देते हैं, ठीक है ना। तो कितना आएगा,
ये तो टोटल है, तो 5.5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 2.75 कूलम। 2.75 कूलम यानी कि टच करने से ए और सी पे कितना चार्ज आ जाएगा, 2.75 कूलम, और इस पे भी 2.75 कूलम आ जाएगा, और उसके बाद उसको भी डिस्कनेक्ट कर दिया, मतलब टच करने के बाद अलग अलग ए और सी को भी कर दिया गया है। तो फाइनल चार्जेस ए बी सी पे कितने आएंगे? ए पे फाइनल चार्ज देखो, पहले जब टच किया शुरू में ए पे चार्ज कितना था, 3 कूलम, कितना रह गया बी के साथ जब टच किया, 0.5 कूलम, ठीक है ना। अब जब सी के साथ टच किया तो कितना रह गया, 2.75 कूलम, तो इसका आंसर होगा 2.75 कूलम। सी का आंसर भी यही होगा, सी का आंसर भी यही होगा 2.75 कूलम, बोलो भाई। और बी का आंसर कितना होगा, बी का आंसर कितना होगा, 0.5, है ना, बी का आंसर कितना होगा, 0.5 कूलम, 0.5 कूलम। क्या ये चीज क्लियर है, क्या ये चीज क्लियर है भाई? ठीक है ना, एक बार आप चेक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना, आंसर निकालने के बाद। देखो एग्जाम में तो चेक करने का इतना वो नहीं होता, हमारे पास टाइम नहीं होता, मैं एग्जाम के लिए नहीं आपको कह रहा, नॉर्मली आप खुद के लिए चेक कर सकते हो। सिर्फ कैसे चेक करें, टोटल चार्ज चेक करो बेटा, टोटल चार्ज शुरू में देखो कितना है, ये कितना, 3 - 2 और 5, कितना है टोटल, 6 है कि नहीं है, 3 - 2 1 और 1 और 5 6, टोटल कितना है, 6। क्या इन तीनों का सम 6 बन रहा है, क्या इन तीनों का सम 6 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है भाई। 2.75 मैं यहां पे लिख देता हूं या अगले पेज पे लिख देता हूं मैं, 2.75 प्लस 0.5 प्लस 2.75, इन सब का सम भी कितना बन रहा है, 6 कूलम बन रहा है। ये किस पे चार्ज है, ए पे, ये किस पे है, बी पे, और ये किस पे है, सी पे। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है? तो इसका मतलब ए बी सी पे फाइनल चार्जेस मिल गए, 6 ही बनना चाहिए, क्योंकि पहले भी 6 था, क्योंकि टोटल चार्ज तो कंजर्व रहेगा ना भाई। पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी प्रॉपर्टी कि टोटल चार्ज किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो टोटल चार्ज को तो कंजर्व रहना ही पड़ेगा भाई, उसमें तो हम कोई चेंज नहीं कर सकते भाई, नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो टोटल चार्ज हमारे पास क्या रहने वाला है, कंजर्व रहने वाला है। आई होप ये चीज आपको क्रिस्टल क्लियर हो रही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, अब उसके बाद मान लो आपको क्वेश्चन में ये बोला गया होता, क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन वही है, सी पे 5 कूलम, ऑल 3 are simultaneously touched, तो फाइनल चार्जेस क्या होंगे? तीनों को इकट्ठा टच कर दिया, क्वेश्चन देख रहे हो, मैंने इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मोल्ड किया है। मैंने क्या कहा, तीनों को एक साथ टच कर दिया, एक साथ टच कर दिया, ए बी सी ऐसे टच कर दिया भाई, ऐसे टच करवा दिया, ठीक है ना। अब टोटल चार्ज देखो, टोटल कितना है, टोटल बताओ, 3 - 2 + 5 कितना, 6 कूलम। अब टोटल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कितने, 3 है अभी, कितने हैं, 3 है, तो 6 कूलम 3 में डिवाइड होगा, अब 2 में नहीं होगा, डिवाइड बाय 2 नहीं करना भाई, यहां पे तो 2 को टच करवा रहे थे इसलिए डिवाइड बाय 2 करते थे, देख रहे हो ना, इसलिए डिवाइड बाय 2 करते थे। लेकिन यहां पे तीनों को एक साथ टच करवा रहे हैं, तो तीनों पे कितना 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 चार्ज आएगा रे, 2 कूलम, 2 कूलम, 2 कूलम, बात खत्म, बात खत्म, समझे? तो फर्क है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, किसको किसके साथ टच करवाया जा रहा है, ये मैटर करता है। हाँ भैया, ये मैटर करता है, बहुत ज्यादा मैटर करता है कि किसको किसके साथ टच करवा रहे हैं।
और आइडेंटिकल वाला केस तो ऑब्वियसली ये है ही। आई होप क्लियर होगा आपको, कोई डाउट होगा नहीं। इसको भी आप देख लो कि किस तरीके से मैंने सॉल्व किया है, फाइनल चार्जेस ABC पे क्या आए हैं, और इसको भी आप देख सकते हो, ठीक है ना, जिसमें हमने तीनों को साइमल्टेनियसली टच किया है। दैट शुड बी क्रिस्टल क्लियर। चलिए जी, अब हम बात करेंगे आगे। जी हाँ सर, बात क्या थी? हाँ, ये सवाल था भाई, ये सवाल था, होमवर्क का सवाल था। मैंने आपको कहा था 2 स्फीयर वाला केस किया था हमने, ठीक है ना। 2 स्फीयर वाले केस में क्या करते थे हम? रॉड को पास लेके आते थे। इस क्वेश्चन में 2 स्फीयर्स हैं, न्यूट्रल स्फीयर्स हैं, ठीक है ना, आइसोलेटेड स्फीयर्स हैं, नीचे ये नॉन कंडक्टिंग है, इंसुलेटर रॉड है, ठीक है ना, अर्थ से कोई कनेक्शन नहीं है। ये रॉड हम नेगेटिव पास में लेके आए, तो नेगेटिव जब हम इसके पास में लेके आए तो इधर क्या आ जाएगा इंड्यूस होके? इंडक्शन से इधर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, और उधर क्या चला जाएगा? नेगेटिव चला जाएगा, ठीक है ना। तो ए पे कौन सा चार्ज आ गया भाई? अब इनको अलग अलग कर दो, अब इनको अलग अलग कर दो। तो ए पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव, और बी पे कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव, ठीक है ना। और रॉड को दूर ले जाओ, जैसे ही आप रॉड को दूर ले जाओगे ये चार्जेस पूरे स्फीयर में फैल जाएंगे, यानी कि ए पे पॉजिटिव आ जाएगा और बी पे नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है ना। कहां है ऑप्शन? ये रहा ऑप्शन भाई, ए इज पॉजिटिव एंड बी इज नेगेटिव। रॉड कौन सी लेके आए हैं पास में? नेगेटिवली चार्ज रॉड। इधर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, दूर क्या चला जाएगा? नेगेटिव। तो ए पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव, और बी पे कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। ये 2 स्फीयर्स का मेथड मैंने आपको करवाया था चार्ज करने का, और ये होमवर्क क्वेश्चन था। बताओ भाई, आपका इतना आसान क्वेश्चन सर, इतना बेकार क्वेश्चन, बताओ, है ना। हाँ, तो भैया इसको देख लो आप। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, जो हमारा होमवर्क क्वेश्चन था, व्हेन अ सोप बबल इज नेगेटिवली चार्ज्ड इट्स साइज। सोप बबल जानते हो ना, वो सोप सोल्यूशन बचपन में खेलते होगे उससे, सोप सोल्यूशन में डिप किया हमने और बबल्स को फुलाया, है ना, फू करके सोप बबल्स को फुलाया। हाँ, ज्यादा नहीं फुलाने। हाँ, तो वो सोप बबल कह रहे हैं फुला लिया, उसको कह रहे हैं नेगेटिवली चार्ज कर दिया। क्या चार्ज कर दिया? नेगेटिवली चार्ज कर दिया। तो कह रहे हैं उसके साइज पे क्या फर्क पड़ेगा? देखो सिंपल सी बात है भाई, नेगेटिवली चार्ज कर दिया तो ये नेगेटिव नेगेटिव आपस में क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो अगर ये नेगेटिव नेगेटिव आपस में रिपेल करेंगे तो भैया इसका साइज क्या होगा? बढ़ जाएगा, है ना। तो इसका साइज क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये रिपेल करके दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे। जब ये रिपेल करके दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे तो इसका साइज क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा भाई, है ना। साइज क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका साइज इंक्रीज। अच्छा सर, अगर पॉजिटिवली चार्ज होता तो? कोई आपको कंफ्यूज करने के लिए, जैसे क्वेश्चन में कह रखा है कि सोप बबल नेगेटिवली चार्ज, सर अगर पॉजिटिवली चार्ज हो तो किसी के दिमाग में ख्याल आ सकता है, कोई बात नहीं भाई, पॉजिटिव पॉजिटिव भी तो रिपेल करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव भी तो रिपेल करेंगे, तो उस केस में भी साइज क्या होगा? इंक्रीज ही होगा रे। उस केस में भी साइज क्या होगा? इंक्रीज होगा। यानी कि भले ही नेगेटिवली चार्ज करें, भले ही पॉजिटिवली चार्ज करें, चाहे जो मर्जी चार्ज करें यार, ठीक है ना, इसका साइज इंक्रीज ही होना है, हर हाल में इंक्रीज होकर रहेगा। समझे? बहुत बढ़िया। चलो, एक ये सवाल भी था, ये आपकी प्रैक्टिस शीट का, प्रैक्टिस शीट 01, जो कि आपको आपकी ऐप में मिल जाएगी। जब आप ऐप में जाके द्रोणा बैच सब्सक्राइब करोगे तो उसके अंदर प्रैक्टिस शीट आपको मिलती है। तो प्रैक्टिस शीट में मुझे एक अच्छा क्वेश्चन नजर आया, ठीक है ना, तो अच्छा क्वेश्चन नजर आया, तो वो क्वेश्चन नंबर है 03। तो ये वो वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना, आपको प्रैक्टिस शीट के अंदर मिल जाएगा। तो मैंने सोचा कि ये भी डिस्कस करते हैं, आप में से कुछ लोगों का डाउट भी था ये, तो इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। और ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा, तो जो भी कोई प्रैक्टिस शीट में से भी मुझे अच्छा क्वेश्चन लगेगा, आगे भी जो मुझे लगेगा कि हाँ ये आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेना चाहिए, तो वो मैं जरूर डिस्कस करूंगा। तो ये प्रैक्टिस शीट नंबर 1 का 3rd क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द चार्ज ऑन आयरन पार्टिकल ऑफ मास 2.24 मिलीग्राम, mg लिखा हुआ है मिलीग्राम,
इफ 0.02% ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड फ्रॉम इट, ठीक है ना, mg लिखा हुआ है, एक 1 mg करके ऐप भी आती है, वो दवाइयों वाली एक कंपनी है ना 1 mg, वो उस mg का मतलब भी मिलीग्राम ही होता है। तो अगर इसमें से इतने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दिए जाएं तब, तो भैया आयरन पार्टिकल पे पहले तो देखो कि कितना मास दिया हुआ है आयरन पार्टिकल का, ठीक है ना। सॉल्यूशन करते हैं इसका कि आयरन पार्टिकल का पहले देखो मास कितना दिया हुआ है। सर कितना मास दिया? 2.24 मिलीग्राम। आयरन जो होता है बेटा उसका जो मास नंबर होता है वो 56 ग्राम होता है और एटॉमिक नंबर होता है 26, ठीक है ना। पहली बात तो ये पता होना चाहिए, अगर ये नहीं पता तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, ठीक है जी, ओके। सबसे पहले 2.24 मिलीग्राम में हम नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे? 2.24 मिलीग्राम है, मिलीग्राम को 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो तो ग्राम में आ गया, ये ग्राम में आ गया। मोल्स क्या होते हैं? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, 56 ग्राम, ठीक है जी, ये नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद आयरन के कितने एटम्स हैं? ध्यान से सुनो, कितने एटम्स हैं? मोल्स को किससे मल्टीप्लाई करते हैं बेटा? एवोगैड्रो नंबर से। मोल्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एवोगैड्रो नंबर से। जो भी ये वैल्यू आती है, ठीक है ना, जो भी ये वैल्यू आएगी इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे भाई, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो एवोगैड्रो नंबर आपको पता ही है, ठीक है ना, तो इसको हम लिख लेते हैं, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल्स टू 2.24, कैलकुलेशन में आप पे छोड़ रहा हूं, ठीक है ना। 2.24 बाय 56, ये कट जाएगा, कट जाएगा, ये कटेगा, ठीक है ना, 4 पे कटेगा ये, तो इंटू 10⁻³ इंटू 6 इंटू 10⁻23। ज्यादा मुश्किल कैलकुलेशन मत करना कि 6.02 लिख लिया, ठीक है ना। 4 ऑप्शंस हमें गिवन रहेंगे तो हम नजदीक जिस भी ऑप्शन के पहुंच जाएंगे वो हम टिक कर देंगे। ये हो गए नंबर ऑफ एटम्स। हर एटम में, हर एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आयरन के? 26। 26 इसका एटॉमिक नंबर है ना, इसका मतलब इसके अंदर आयरन एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 26 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हमें तो चार्ज की बात करनी है ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? जो भी नंबर ऑफ एटम ये आपके बन के आए, जो भी आपके नंबर ऑफ एटम बन के आए उसको 26 से मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई कर दो? 26 से। जो भी ये कैलकुलेशन करके आपका आएगा उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? 26 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको पता चल गए। क्वेश्चन बहुत अच्छा है भाई। इसमें से 0.02% रिमूव किए गए। अब इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कितने किए गए? इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड, कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए गए? इसको मैं बोल देता हूं n, ठीक है ना। जितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए गए उसको मैं बोल देता हूं n, ठीक है ना। कितने रिमूव किए गए? जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे जो अभी आपके पास आएंगे उसका कितना परसेंटेज? 0.02%, 0.02%। क्वेश्चन बहुत लंबा है ये, ठीक है ना, क्वेश्चन बहुत लंबा है। मैं ध्यान से समझो, मैं दोबारा समझा रहा हूं। मास दिया है आयरन का मिलीग्राम में, ये ग्राम में होता है। नंबर ऑफ मोल निकालो, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ एटम आ गए। हर एटम में 26 इलेक्ट्रॉन होते हैं आयरन के, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए गए? उस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में से कितने रिमूव किए गए? जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उसका 0.02/100, 0.02/100 यानी कि 0.02% इलेक्ट्रॉन्स उसमें से रिमूव किए गए। क्वेश्चन पूछा गया था चार्ज कितना आएगा जब इतने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए गए। तो चार्ज कैसे निकालोगे भाई? जब इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए गए हैं तो चार्ज प्लस में आएगा ना, n इंटू ई। अब ये फाइनल स्टेप है, देखो कितने स्टेप हो गए, फाइनल स्टेप, ठीक है ना। ये फाइनल स्टेप है, इतने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए, n की वैल्यू
जो भी आ जाएगी इनटू ई, ई पता है ना 1.6 इंटू 10⁻⁻19। देखो कितने स्टेप हो गए, नंबर ऑफ मोल निकाले, उससे नंबर ऑफ एटम निकाले 2 स्टेप, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाले 3 स्टेप, कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव किए 4 स्टेप, और उसके बाद चार्ज निकाला 5 स्टेप। 5 स्टेप का क्वेश्चन है भाई ये, ठीक है ना। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसीलिए मैंने ये सेलेक्ट भी किया और आप लोगों के काफी लोगों को डाउट भी था इसमें, ठीक है ना। नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव किए और उसकी वजह से कितना चार्ज आया। समझे, समझे भाई। अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लो भाई, ठीक है ना, इसको लिख लेना ये। हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मेरी तरफ से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको बोल सकते हो मेरा। जैसे काफ़ी जो टीचर्स हैं वो शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं अपने नाम की, है ना, अपने नाम की शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, तो लेकिन मैं यार अक्सर ना अपने नाम की शॉर्ट फॉर्म यूज़ करने से डरता हूँ। मेरा नाम आपको पता ही है ना। अब उसकी शॉर्ट फॉर्म क्या बन रही है, शॉर्ट फॉर्म बन रही है ये टीबी, टीबी क्वेश्चन, है ना। तो इसको टीवी क्वेश्चन आप बोल सकते हो। तो हाँ टीवी नहीं है, टीबी है, वो जो बीमारी होती है ना। हाँ तो इसीलिए मैं इसको यूज करने से ना थोड़ा सा वो मैं परहेज करता हूँ कि यार ना ही यूज करूँ तो अच्छा है, लेकिन कोई बात नहीं, आप याद कर सकते हो। दैट इज टीबी क्वेश्चन, ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है। जब भी आगे आप रिवीजन करेंगे, मान लो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जब आप रिवीजन करेंगे तो इस क्वेश्चन को जरूर कीजिएगा, है ना, रिवाइज जरूर कीजिएगा, क्योंकि भूल जाएगा बाद में भी फिर ये। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन एक बार कर लिया आपको याद हो जाएगा या इसी प्रकार का कोई क्वेश्चन आएगा आप कर लोगे, नहीं। क्वेश्चन अच्छा है, आपको बार बार इसको रिवाइज करना पड़ेगा। तो ये टीबी क्वेश्चन है भाई। चलो अब होमवर्क का खेल खत्म हो गया, सब खेल खत्म हो गया, टीबी क्वेश्चन भी हो गया है। अब तकरीबन आधा घंटा हो भी गया है और अब बारी है हमारे पास आगे करने की। सर क्या करने की? हाँ, पेपर पीसेस कॉम्ब की तरफ अट्रैक्ट क्यों हो जाते हैं। देखो सुनो, पहली बात, जब हम कॉम्ब को रब करते हैं हेयर के साथ, रब्ड विद हेयर, कॉम्ब गेट्स नेगेटिवली चार्ज्ड। कॉम्ब पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि कॉम्ब की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की। इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की टेंडेंसी की वजह से ये नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाता है। ये बात आपको याद ही रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। ये बना दिया मैंने कंघा। हाँ कंघा आप यूज कर सकते हो अगर आपके बाल हैं तो। हाँ हाँ भाई, बाल तो होने चाहिए ना उसके लिए। मेरे बाल तो उड़ रहे हैं, दिन ब दिन उड़ रहे हैं, है ना। हाँ ये दिल्ली में आके तो और उड़ रहे हैं भाई, पता नहीं कितने दिन के मेहमान हैं ये, लेकिन जितने दिन के भी मेहमान हैं मैं कंघा अच्छा ही यूज करता हूँ यार। तो चलो ये कॉम्ब है तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है भाई। कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब पेपर पीसीस को इसके पास लेके गए, कंघा है हमारे पास, कंघा है, कॉम्ब है। कंघा या कंघी, मेल जेंडर या फीमेल जेंडर आप कुछ भी बोल सकते हो, जैसा आपका मन करे। कुछ लोग कंघा बोलते हैं, कुछ लोग कंघी बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ तो अब इसकी तरफ पेपर पीस, पेपर के छोटे छोटे टुकड़े, ज्यादा भारी नहीं, ज्यादा भारी को नहीं कर पाएगा अट्रैक्ट, क्योंकि उनकी ग्रेविटी बहुत होगी बेटा, है ना, ज्यादा भारी चीजों का ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा। तो जब ये पेपर पीसेस यहां पे आए तो इस पेपर पीसेस के अंदर क्या होता है, फिर चार्जेस इंड्यूस होते हैं, ठीक है ना। इस पेपर पीसेस के अंदर चार्जेस क्या होते हैं, इंड्यूस होते हैं। इधर क्या है, नेगेटिव है, पेपर क्या है, न्यूट्रल है। पेपर क्या है, न्यूट्रल है, पेपर न्यूट्रल है, ठीक है ना। और ये इसके पास हम कॉम्ब लेके आए, ठीक है ना। तो कॉम्ब के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना। जैसे ही हम पेपर इसके पास लेके आए तो इधर की तरफ कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इधर की तरफ कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। और
इंडक्शन की वजह से, ठीक है ना, उधर कौन सा चार्ज चला जाएगा, नेगेटिव चला जाएगा, ठीक है ना, उधर कौन सा चार्ज चला जाएगा, नेगेटिव चला जाएगा। इसे हम पोलराइजेशन भी कहते हैं कि पेपर का पोलराइजेशन हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग हो गए, पेपर के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग हो गए, इसको हम कहते हैं पोलराइजेशन ऑफ पेपर। इस प्रोसेस को बोलते हैं पोलराइजेशन, पॉजिटिव नेगेटिव का अलग अलग हो जाना, अलग अलग हो जाना, इसको पोलराइजेशन का भी नाम दिया जाता है। तो इस बात का ख्याल रखना बेटा, कोई नया वर्ड नहीं है आपके लिए, पोलराइजेशन ऑफ पेपर, ठीक है जी। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव यहां पे आ गया है। अच्छा जी, अब होगा क्या, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट। भाई कॉम्ब के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और पेपर में यहां पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, तो ये आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अच्छा जी, बिल्कुल सही बात है सर। लेकिन ये वाले कॉम्ब के ऊपर नेगेटिव और पेपर के ऊपर भी ये वाला नेगेटिव, कॉम्ब का ये वाला नेगेटिव, कॉम्ब का तो नेगेटिव और पेपर का ये वाला नेगेटिव, ये आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अच्छा, अब आप मुझे बताओ अट्रैक्शन ज्यादा होगी या रिपल्शन ज्यादा होगी, सोचो। अट्रैक्शन ज्यादा होगी, ठीक है ना। फोर्स अट्रैक्शन की वजह से, एफ अट्रैक्शन लिख रहा हूं मैं, एफ अट्रैक्शन ज्यादा बड़ा फोर्स होगा एज कंपेयर टू द एफ रिपल्शन। सर क्यों, क्योंकि अट्रैक्शन जिनके बीच हो रही है उनके बीच में डिस्टेंस कम है। मैं यहां पे बना देता हूं, हाँ अट्रैक्शन यहां पे हो रही है, ठीक है ना, हाँ अट्रैक्शन ये पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच हो रही है, इनके बीच डिस्टेंस कम है, ठीक है ना, और नेगेटिव नेगेटिव के बीच डिस्टेंस ज्यादा है, नेगेटिव पॉजिटिव के बीच डिस्टेंस कम है, नेगेटिव नेगेटिव के बीच डिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है ना। इसका मतलब अट्रैक्शन क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है ना। इसमें केस डिस्टेंस लेस है, क्यों है, डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस कम है, तो इसकी वजह से देयरफॉर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होने की वजह से पेपर गेट्स अट्रैक्टेड, पेपर गेट्स अट्रैक्टेड टूवर्ड्स कॉम्ब, पेपर जो है वो कॉम्ब की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, पेपर जो है वो कॉम्ब की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। समझे, समझे कि नहीं, समझ गए, बहुत बढ़िया, ठीक है जी। तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक है ना, ये अट्रैक्शन हो रहा है, नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्शन हो रहा है, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव के बीच डिस्टेंस कम है, इसी वजह से अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल पेपर पे अट्रैक्शन का फोर्स लगता है, किसकी वजह से, कॉम्ब की वजह से, ठीक है ना। कॉम्ब को घिसा बालों पे, ततड़ 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 ततड़, गाना था ना एक, हाँ, तो कॉम्ब को घिसा तो कॉम्ब हो गया चार्ज, उसको पेपर पीसेस, हल्के हल्के पेपर पीसेस होने चाहिए, बहुत भारी नहीं, बहुत छोटे छोटे पेपर पीसेस होंगे, तो उसमें ये फिनोमेना आपको घर पे करने पे भी दिख जाएगा। कई बार नहीं होगा, उसको बार बार कई बार करना पड़ेगा, कई बार एक बार करने से अच्छा नहीं होता, क्योंकि जब हम इसको रब करते हैं तो कई बार इतना अच्छे से चार्ज नहीं हो पाता है ना, तो थोड़ा देर तक रब करना ताकि अच्छे से चार्ज हो जाए, करके जरूर देखना इसको, ठीक है ना, खुद से करोगे तो अच्छा लगता है। हाँ सर, हो तो रहा है, बचपन में करा भी होगा, है ना, हमने बहुत करा है, स्कूल वगैरह में काफी करा है, उस टाइम इतना नहीं पता होता था कि मतलब इसका क्या रीजन है ना, 7वीं 8वीं क्लास में होते थे तो करा था, लेकिन उस टाइम रीजन नहीं पता होता था इतना अच्छे से, लेकिन अब पूरा सही पता। पहले तो ऐसा लगता था अरे यार ये तो जादू हो रहा है यार, ये तो कमाल हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है ना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं अब हम, ठीक है ना। ये आपको समझ में आ गया कि पेपर पीसेस कॉम्ब की तरफ अट्रैक्ट क्यों होते हैं। चलो फिर अगली जो बात हम यहां पे करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं कि भैया कई बार हम किसी मेटल की चीज को टच करते हैं, ठीक है ना, मेटल की चीज को टच करते हैं तो उससे कई बार हल्का सा एक शॉक लगता है, हमें एकदम से हम वहां से हटा लेते हैं, कोई बिजली बिजली नहीं होती वहां पे, है ना, मतलब कोई वैसा नहीं होता कि मतलब कोई तार गुजर रही है वहां से, ऐसे ही किसी मेटल को जैसे ही हमने टच कर दिया तो उसकी वजह से ये होता है, ठीक है ना। अब ये क्या चीज होती है, ठीक है ना,
ये सारी चीजें जो हम पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। बचपन में आपने एक वर्ड सुना होगा या फिर पिछली क्लासेस में वर्ड सुना कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक ही बात है ना। जो भी चीजें हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, तो ये मतलब इसको किसी को किसी के साथ रब करने से चार्जेस का ट्रांसफर हो रहा है, ये क्या चीज है ना, जिसकी वजह से हमें शॉक लगता है, क्या चीज है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, जो कि हमारे इस चैप्टर का नाम भी है, ठीक है ना। हाँ चलो, वाई डू वी गेट इलेक्ट्रिक शॉक्स व्हेन वी टच मेटल्स। देखो होता क्या है, जब मान लो कि कोई टेबल है, ठीक है ना, टेबल है, मेटल का बना हुआ है या किसी भी चीज का बना हुआ है, ठीक है ना, मतलब बेसिकली जनरली मेटल्स के लिए ज्यादा होता है ये। तो होता क्या है कि भाई कोई उसको रब करके चला गया थोड़ा सा, मतलब जैसे मैं टेबल के साइड से निकलने की कोशिश करूं, है ना, तो मैं थोड़ा सा कपड़ा जो है मेरा, ये मान लो शर्ट उसके साथ घिस गई, ठीक है ना, उसके साथ घिस गई ये शर्ट, है ना, या किसी और ने कुछ रब कर दिया, या मतलब होता ही रहता है ना पूरे दिन में। तो उस रबिंग की वजह से, ड्यू टू रबिंग, मटेरियल गेट्स चार्ज्ड। बार बार रब करने की वजह से, मान लो कि काफी सारे लोग उसको रब करके निकल गए, ठीक है ना, मतलब कोई ना कोई निकल ही रहा है, किसी की बाजू टच हो गई, किसी की इधर वाली बाजू टच हो गई, किसी का फेस टच हो गया, है ना, मतलब कुछ भी टच हो गया, तो रबिंग की वजह से मटेरियल चार्ज हो गया, ठीक है ना। सपोज करो कि मटेरियल चार्ज हो गया, ये मान लो कि हमने टेबल बना लिया है, ठीक है ना, तो बहुत अच्छा तो नहीं बनाया है, लेकिन हाँ टेबल जैसा लग जरूर रहा है, ठीक है ना, टेबल हमने बना लिया है। तो टेबल को बहुत सारे लोग जो हैं वो टच करके जा रहे हैं, मान लो इस किनारे को टच करके जा रहे हैं, सपोज करो इस पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, सपोज करो इस पे इस नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया। अब होता क्या है कि अगर एनवायरनमेंट ड्राई है, वातावरण वातावरण पे भी बहुत डिपेंड करता है, एनवायरनमेंट अगर ड्राई है, ड्राई एनवायरनमेंट है, नो ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मतलब चिपचिपी जो गर्मी कई बार होती है ना, तो ह्यूमिडिटी में क्या होता है भाई, ह्यूमिडिटी में क्या होगा, ह्यूमिडिटी अगर होगी, ध्यान से सुनना, मान लो कि इस टेबल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना, इस टेबल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, सपोज करते हैं, ह्यूमिडिटी अगर है तो आसपास वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, वाटर वेपर्स। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है, हवा में नमी है, वाटर वेपर्स हैं, ठीक है ना, वाटर वेपर्स हैं, ठीक है ना। तो ये जो चार्ज है, ये वाटर वेपर्स लेते रहते हैं, लेते रहते हैं, है ना। अगर हवा में नमी है तो ये चार्ज वाटर वेपर्स के थ्रू एयर में जाता रहता है, क्योंकि इम्प्योर वाटर, ठीक है ना, इम्प्योर वाटर अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, पढ़ा है ना आपने, इम्प्योर वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इम्प्योर, ठीक है ना। तो हवा वाला जो वाटर वेपर्स हैं वो तो इम्प्योर ही होते हैं भाई, ठीक है ना, प्योर होने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये चार्ज जो है गेट्स लीक्ड इन एयर, तो चार्ज जो है वो एयर में लीक होता रहता है, ठीक है ना, चार्ज जो है हमारा वो एयर के अंदर लीक होता रहता है, धीरे 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 चार्ज एयर में लीक होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है, ठीक है ना। तो इस वजह से शॉक फील नहीं होता अगर ह्यूमिडिटी एनवायरनमेंट में ज्यादा है, ठीक है ना, ह्यूमिडिटी एनवायरनमेंट में ज्यादा है, तो फिर टेबल पे मान लो जो भी चार्ज आएगा, ठीक है ना, तो वो लीक होता रहेगा, वातावरण में लीक होता रहेगा, मान लो कोई घिस के चला गया उस टेबल के साथ, ठीक है ना, तो वो चार्ज वातावरण में चला जाएगा, एनवायरनमेंट में चला जाएगा, ठीक है ना, तो हमें फील नहीं होगा वो। लेकिन अगर ड्राई एनवायरनमेंट है, ड्राई एनवायरनमेंट के में कोई भी चार्ज लीकेज नहीं होता, कोई भी चार्ज लीकेज नहीं होता, क्योंकि ड्राई सूखा वातावरण है, ठीक है ना, सिर्फ एयर है, हवा में पानी के उतने मॉलिक्यूल्स नहीं है, नमी की मात्रा कम है, ठीक है ना, ह्यूमिडिटी की मात्रा कम है, तो कोई चार्ज लीकेज नहीं होगा, तो चार्ज एक्यूमुलेट होता रहेगा, चार्ज कीप
on getting accumulated. Charge keep on getting accumulated. So we feel shock when we touch the material. सिंपल सा स्ट्रेट सा लॉजिक है भाई, मैं आपको दोबारा क्रिस्टल क्लियर वे में बता देता हूं, ठीक है ना। ऐसा जो आपके साथ ऐसी घटनाएं उस वातावरण में ज्यादा होंगी जब वातावरण खुश्क होगा, यानी कि ड्राई होगा। उसमें रबिंग की वजह से किसी चीज पे कोई भी चार्ज जो अक्यूमुलेट हुआ है वो वातावरण में लीक नहीं होगा। लीक होने का कारण होते हैं वाटर वेपर्स, ठीक है ना, जिसकी वजह से चार्ज वातावरण में लीक होता रहता है, किसी चीज के अक्यूमुलेट नहीं हो पाता उस पे, ठीक है ना। लेकिन ड्राई एनवायरनमेंट में चार्ज एक्यूमुलेट होता रहेगा। पहला पर्सन घिस के गया उसके साथ, फिर दूसरा पर्सन टच होके गया, तीसरा पर्सन टच होके गया, उस पे चार्ज एक्यूमुलेट होता रहेगा, ठीक है ना। या कोई चीज टच हो गई तो जैसे ही हम उसको फिर टच करेंगे तो एकदम से हमें शॉक फील होगा, ठीक है ना। तो ये रीजन मेन होता है और ये ड्राई एनवायरनमेंट में ज्यादा होता है, ठीक है ना। इसके लिए शर्त ये है कि भाई ड्राई एनवायरनमेंट हो, ठीक है ना, तो उसमें ये बेटर होगा, उसमें ये बेटर होगा, तो उसमें आपको शॉक ज्यादा अच्छे से फील होगा, पता चलेगा हाँ भाई लगा तो है, लगा है, अच्छे से लगा है भाई, करंट करंट फील होगा आपको, है ना। हाँ तो चलो भैया, आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, इसको नोट कीजिए। पानी पीने का वक्त हो चुका है। हाँ जी, अगला टॉपिक, अगला टॉपिक है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है ना। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या है? एक डिवाइस है, ठीक है ना। डिवाइस है, जो डिवाइस यूज्ड टू रफली एस्टिमेट द चार्ज ऑन बॉडी। किसी भी बॉडी पे चार्ज को रफली एस्टिमेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। कंस्ट्रक्शन आपके सामने है जो आपको दिखाई दे रही है। सबसे ऊपर एक मेटल नॉब है, ठीक है ना, सबसे ऊपर एक मेटल नॉब है जो कि आपको दिखाई दे रही होगी, ठीक है ना। दिस इज द मेटल नॉब जो आपको यहां पे दिख रही है। ये मेटल रॉड है जो नीचे तक जा रही है, ठीक है ना। ये रबड़ चढ़ाई है अच्छी फिटिंग के लिए, ठीक है ना। और ये ग्लास विंडो है, मतलब शीशे का बना हुआ है पूरा। और बिल्कुल नीचे ये गोल्ड के पत्ते हैं, गोल्ड के लीव्स हैं। गोल्ड गोल्ड सोना भाई, सोना, हाँ तो गोल्ड के पत्ते हैं, ठीक है ना, नीचे जो इसके साथ कनेक्टेड है। होता क्या है मैं वो आपको समझाता हूं, फिर गोल्ड ही क्यों यूज करते हैं इसको, गोल्ड का ही क्यों बोला जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। इससे कैसे चार्ज पता चलता है बॉडी पे वो भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। सुनो, होता क्या है, ये हमारे पास रॉड है, ठीक है ना, इसके साथ ये गोल्ड के लीव्स लगा दिए जाते हैं, ठीक है ना। ये मेटल नॉब, ये गोल्ड के लीव्स है, ठीक है ना, जो मैंने नीचे दिखा दिया, मैंने रफ सी एक डायग्राम बना दी। जैसे ही मान लो मुझे इस एक चार्ज रॉड है मेरे पास, चार्ज रॉड पे मुझे रफली एस्टिमेट करना है कि इस पे कितना चार्ज है, रफली थोड़ा सा एस्टिमेट करना है, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूं, इसको इसको जस्ट इसके साथ हल्का सा टच करता हूं। जैसे ही हल्का सा टच करता हूं, क्योंकि ये मेटल का बना हुआ है बेटा, टच करने से ये जो चार्ज है थ्रू द मेटल रॉड ये कहां पहुंच जाएगा, गोल्ड लीव्स में पहुंच जाएगा। बोलो भाई, ये थ्रू दिस कहां पे पहुंच जाएगा, गोल्ड लीव्स में पहुंच जाएगा। तो जैसे ही गोल्ड लीव्स में पहुंच जाएगा, अब गोल्ड पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो ये लीव्स आपस में खुल जाएंगे,
ये लीव्स आपस में क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे। यानी कि थोड़ी देर बाद जब आप इसको देखोगे, थोड़ी देर बाद जब आप इसको देखोगे, मतलब साथ की साथ ही जैसे ही आपने इसको इसके साथ टच किया है, जैसे ही आपने इसको इसके साथ टच किया है, तो साथ की साथ अब ये खुल गए, ठीक है ना, फैल गए। तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव ने आपस में एक दूसरे को क्या किया है, रिपेल किया है, रिपेल किया है, ये डाइवर्ज हो गए। क्या हो गए, डाइवर्ज हो गए, ठीक है ना। जितना ज्यादा डाइवर्जेंस होगा, मोर डाइवर्जेंस, इधर लिख देता हूं मैं, मोर डाइवर्जेंस, मोर चार्ज, है ना। जैसा कि मैंने आपको बताया, रफली एस्टिमेट करता है, कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चलती कि चार्ज कितना है, इस रॉड पे कितना चार्ज है वो नहीं पता चलता, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही मैंने इसको हल्का सा इसके साथ टच करवाया तो लीव्स डाइवर्ज होंगे। अगर लीव्स ज्यादा डाइवर्ज हो रहे हैं इसका मतलब रॉड पे ज्यादा चार्ज है, अगर लीव्स कम डाइवर्ज हो रहे हैं तो इसका मतलब रॉड पे कम चार्ज है, ठीक है ना, इसका मतलब रॉड पे कम चार्ज है, ठीक है ना। तो जैसे ही मैंने यहां पे इसको करवाया तो लीव्स क्या हो रहे हैं, डाइवर्ज हो रहे हैं, ठीक है ना। रॉड पे कोई भी चार्ज हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मैंने इसको इसके साथ टच करवाया, लीव्स डाइवर्ज हुए। डाइवर्ज होने क्यों हुए, क्योंकि रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को। जितना ज्यादा डाइवर्ज होंगे उसका मतलब उस रॉड पे उतना ही ज्यादा चार्ज है। तो रफली एस्टिमेट करने के काम आता है, कोई एग्जैक्ट मेथड नहीं है। चलो ये बात तो क्लियर हो गई। सर फिर इसमें गोल्ड ही क्यों यूज करते हैं? देखो यार, गोल्ड इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये लीव्स ना एक्चुअल में हल्के होने चाहिए, ठीक है ना। ये जो लीव्स हैं, लीव्स शुड बी वेरी लाइट फॉर बेटर डाइवर्जेंस, क्योंकि ये भारी नहीं होने चाहिए। क्योंकि अगर ये भारी होंगे लीव्स तो उतना अच्छे से डाइवर्ज नहीं कर पाएंगे। अगर ये भारी होंगे तो उतना अच्छे से डाइवर्ज नहीं कर पाएंगे। तो सर फिर भारी से गोल्ड का क्या लेने देना? भैया गोल्ड जो है हाईली मेलिएबल मटेरियल होता है, वन ऑफ द बेस्ट कह सकते हैं इसे, हाईली मेलिएबल होता है। पढ़ा होगा ना बचपन में, मेलिएबल या डक्टाइल मटेरियल्स। तो इसकी बहुत थिन शीट्स बनाई जा सकती हैं, तो इसके बहुत वेरी थिन शीट्स इसकी बनाई जा सकती हैं, वेरी थिन लीव्स इसके बनाए जा सकते हैं। यानी कि गोल्ड के जो लीव्स बनेंगे, जो गोल्ड के पत्ते बनेंगे, वो बहुत हल्के बनाए जा सकते हैं, बहुत पतले किए जा सकते हैं, ठीक है ना, बहुत पतले किए जा सकते हैं। समझे ना भाई? हाँ, तो इसीलिए इसका यूज यहां पे किया जाता है, ठीक है ना, किया जाता है। इसीलिए इसका यूज जो है वो किया जाता है, क्योंकि गोल्ड की पतली पतली पत्तियां बनाना बहुत आसान होता है, हाईली मेलिएबल होता है, बहुत थिन शीट्स बनाई जा सकती हैं। तो इसके पत्ते जो बनेंगे वो काफी हल्के होंगे। जितना ज्यादा हल्के होंगे उतना अच्छा डाइवर्ज करेंगे, है ना, फैलेंगे उतना ज्यादा, और जितना अच्छा फैलेंगे उतनी ही हमारी रीडिंग जो आएगी वो सही आएगी। तो इसीलिए गोल्ड का इसमें यूज किया जाता है और इसका नाम है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है ना। ये इसकी डायग्राम है, ठीक है ना, मतलब आसान सी डायग्राम है, कोई ऐसी खास बात नहीं है। तो कई बार मान लो कि ये आ जाती है, ठीक है ना, बोर्ड में आ गया आपको कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को एक्सप्लेन करो, तो आप इसको कर सकते हो, ठीक है ना। वरना कोई क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। हाँ, मतलब जैसे मैंने आपको इंडक्शन मेथड समझाया, अब जरूरी नहीं है कि इसको टच ही करना है, कई बार पास ले जाके भी इंडक्शन भी करवा सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। मतलब जैसे आप समझो इस बात को, जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, कि मान लो ये मेटल नॉब है, मान लो आपको टच नहीं करवाना, ठीक है ना, मान लो आपको टच नहीं करवाना है, तो आप कोई बात नहीं, आप इसका पास ले जाओ, ठीक है ना। मान लो आप पॉजिटिवली चार्ज रॉड इसके पास ले गए, टच नहीं करवाया, कोई बात नहीं। पॉजिटिव के पास क्या आ जाएगा बेटा? नेगेटिव। पॉजिटिव के पास क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है ना। और इधर क्या रह जाएगा? पॉजिटिव, ठीक है ना, पॉजिटिव। और यहां पे अगर पॉजिटिव आ गया तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। समझ रहे हो बात को? देखो किया क्या है मैंने,
मैंने टच नहीं करवाया, ठीक है ना, मैंने टच नहीं करवाया, मैं सिर्फ रॉड को पास लेके गया हूं। रॉड को पास ले जाने की वजह से इंडक्शन हुई है, तो पॉजिटिवली चार्ज रॉड के पास क्या आ गया, नेगेटिवली चार्ज, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स ऊपर चले गए। रॉड उन्होंने देखी, अरे रॉड आई है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स ने देखा कि हमारी दुनिया में एक रॉड आई है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, तो ऑब्वियसली पॉजिटिवली चार्ज रॉड की तरफ भागेंगे भाई, ठीक है ना, ऑपोजिट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं ये, तो इलेक्ट्रॉन्स भागे ऊपर की तरफ, तो इधर इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो गई, कमी हो गई, तो इधर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो भैया ये जैसे ही चार्ज आ गया इन पे, तो ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, डाइवर्ज करेंगे। तो इसका मतलब टच करना भी जरूरी नहीं है, बिना टच करे भी लीव्स का डाइवर्जेंस हो सकता है, बिना टच करे भी लीव्स का डाइवर्जेंस हो सकता है। क्या ये बात समझ में आई? अरे बोलो मेरे भाई, बोल दो। मतलब बोलोगे क्या, मेरे को तो पता नहीं चलेगा, अगर बोल भी रहे हो तो मन में ही बोल लो, इतना बढ़िया है, ठीक है ना। तो बस मैं आप इसको थ्रू आपको ये बात बताना चाहता था कि बिना टच करे भी हम डाइवर्जेंस करवा सकते हैं। चलो अब कूलम्स लॉ, कूलम अंकल थे, ठीक है ना। जैसे आपने 11th क्लास में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा है, वैसे ही कूलम अंकल ने यहां पे भी एक लॉ दिया, बड़ा आसान सा एक लॉ दिया। उन्होंने क्या लॉ दिया उसको हम जरा समझेंगे, ठीक है ना, बहुत आसान लॉ दिया। कूलम अंकल ने कहा कि मान लो दो चार्जेस हैं Q1 Q2 और उनके बीच का डिस्टेंस R है, ठीक है ना, उनके बीच का डिस्टेंस R है। तो ये दोनों चार्जेस एक दूसरे पे क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। ये दोनों चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। मान लो कि अगर दोनों ये पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस हैं, सपोज करो दोनों पॉजिटिव हैं, मतलब दोनों सेम साइन के हैं, या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ये उसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा। तो कूलम भाई साहब ने क्या कहा कि ये जो फोर्स होगा, ठीक है ना, जो इनके बीच में लगेगा, ठीक है ना, जो इनके बीच में लगेगा वो प्रोपोर्शनल होगा इन चार्जेस के प्रोडक्ट के। वो कूलम फोर्स, जो कूलम साहब ने कहा कि ये जो फोर्स लगेगा ये प्रोपोर्शनल होगा इन चार्जेस के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इन चार्जेस के डिस्टेंस के स्क्वायर के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इन चार्जेस के डिस्टेंस के स्क्वायर के, यानी कि इन दोनों को कंबाइन करके हम ये लिख सकते हैं कि प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसा हम बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं सर, ठीक है ना, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर इसके प्रोपोर्शनल है ये। चलो मान ली बात कि भैया इसके प्रोपोर्शनल आ गया ये Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब प्रोपोर्शनलिटी हटाने पे क्या लगता है, कांस्टेंट लगता है। प्रोपोर्शनलिटी हटाने पे क्या लगता है, कांस्टेंट लगता है, और यहां पे कांस्टेंट लिखा जाता है छोटे के से, ठीक है ना, यहां पे कांस्टेंट लिखा जाता है छोटे के से, ठीक है ना। इस के को बोलते हैं कूलम्स कांस्टेंट, ठीक है ना, इस के को बोलते हैं कूलम्स कांस्टेंट। अब देखो यहां पे क्या मेन बात है वो समझो, ठीक है ना। Q1 Q2 2 पॉइंट चार्जेस हैं, छोटे छोटे पॉइंट चार्जेस हैं, ठीक है ना। R इनके बीच का डिस्टेंस है, सारी चीजें मैं लिख रहा हूं। R इनके बीच का डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन देम। F इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कूलम्ब फोर्स, कूलम्ब फोर्स बिटवीन चार्जेस, बिटवीन चार्जेस, ठीक है जी। और K है कूलम्स कांस्टेंट, स्मॉल k को बोलते हैं कूलम्स कांस्टेंट, इस k को बोलते हैं कूलम्स कांस्टेंट, कूलम्स कांस्टेंट। ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको बातें बताने वाला हूं, ठीक है ना। इसमें इस
देखो फॉर्मूला बहुत आसान है, ग्रेविटेशनल फोर्स से ही मतलब आप समझ सकते हो इसको। मतलब हो सकता है न्यूटन ने ये पहले बनाया और कूलम ने सोचा कि अच्छा न्यूटन ने ये फॉर्मूला बना दिया है Gm1m2/r², तो ठीक है मैं K1 Q1Q2/r² बना देता हूँ, है ना। वो होता है ना कि एग्जाम में चीटिंग कर लेते हैं कि अच्छा इसने ऐसा लिखा है तो टीचर को पता ना लग जाए, तो मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ इसका ना, बिल्कुल सेम लैंग्वेज नहीं लिखे, कहीं टीचर को पता चल जाए कि हमने चीटिंग करी है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे हो सकता है हुआ हो, ठीक है ना। मतलब मैं किसी पे कोई इल्जाम नहीं लगा रहा यार, ठीक है ना। ऐसा नहीं सर इल्जाम लगा रहे हो कूलम पे, हैं नहीं 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 ऐसा नहीं कर रहा भाई मैं, ठीक है ना। मैं कौन होता हूँ भाई किसी पे इल्जाम लगाने वाला, ठीक है ना। तो मैं ये कह रहा हूं कि Q1 Q2 जो भी चार्जेस होंगे उनके प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है। Q1 Q2 दो पॉइंट चार्जेस होते हैं, ठीक है ना, छोटे छोटे चार्जेस होते हैं और R इनके बीच का डिस्टेंस होता है। F को जो फोर्स को, इस फोर्स का नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्ब फोर्स। चैप्टर का नाम ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, तो भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम इसे बोलेंगे और इसके को बोलते हैं कूलम्स कांस्टेंट। ठीक है जी, ये अभी तक की इसकी कहानी है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, सुनो अब बात। F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय R²। The force acts along the line joining the two charges। जो दो चार्जेस को लाइन ज्वाइन करती है, जो दो चार्जेस को लाइन ज्वाइन करती है, ठीक है ना, जो दो चार्जेस को लाइन ज्वाइन करती है उसके अलोंग फोर्स एक्ट करता है। सर कैसे, देखो ब्लू दिख रहा है क्या सर? ना ही दिख रहा है, कैसी बातें कर रहे हो सर, ना ही दिख रहा। चलो भैया इधर देखो फिर, अरे भाई इधर देखो भाई, इधर देखने का, इधर नहीं देखेगा तो हम पीटेगा, तेरे को थोप देगा है। हाँ, वो कौन सी मूवी होती है ना, आलिया भट्ट उसमें बोलती है ना, ऐसा डायलॉग होता है, तो हाँ मतलब ऐसा ठोकेगी तेरे को या ऐसा कुछ होता, पता नहीं यार क्या, भूल गया मैं डायलॉग, चलो छोड़ो। हाँ तो Q1 Q2 इनके बीच का डिस्टेंस R है। अब जो भी फोर्स लगेगा, जो भी इन दोनों को लाइन ज्वाइन कर रही है, ध्यान से देखना, जो भी इन दोनों को लाइन ज्वाइन कर रही है उसके लॉन्ग लग रहा है ना। अगर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव नेगेटिव है तो रिपेल करेंगे, ठीक है ना। जो भी इनको लाइन ज्वाइन कर रही है उसके लॉन्ग लगेगा, या फिर दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। या फिर क्या होगा भाई, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इन एनी केस जो भी इनके बीच में फोर्स लगेगा वो उस डायरेक्शन में लगेगा जो इनको लाइन ज्वाइन कर रही है, जो इनको लाइन ज्वाइन कर रही है उस लाइन के अलोंग वो फोर्स लगेगा, ठीक है ना, उस लाइन के अलोंग वो फोर्स लगेगा। ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर होनी चाहिए, ठीक है जी, पूरे तरीके से क्लियर होनी चाहिए कि भैया ये कूलम फोर्स किस तरीके से लग रहा है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। हाँ चलो, अच्छा जी, अब सुनिएगा इधर। के की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ इन SI यूनिट्स, और इसकी वैल्यू 1 होती है CGS यूनिट्स में। जो ये कूलम्स कांस्टेंट है इसकी वैल्यू अगर हम स्टैंडर्ड यूनिट्स में लेंगे तो 9 × 10⁻⁹ होती है, और अगर हम CGS यूनिट्स में लेंगे तो इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है ना। ये क्या चीज होती है, ठीक है ना। अब इसकी यूनिट्स कैसे निकाली जाएंगी, देखो K Q1 Q2/R², ठीक है ना। तो K को आप लिख सकते हो FR² बाय Q1 Q2,
एफ आर स्क्वायर बाई Q1 Q2। तो इसके यूनिट्स लिखो बेटा, इसके यूनिट्स लिखो। एफ के क्या होंगे न्यूटन, आर स्क्वायर के क्या होंगे मीटर स्क्वायर बाय कूलम्ब स्क्वायर, ठीक है ना। न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम्ब स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर। यानी कि के की वैल्यू क्या हो गई 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर। ये के की आपकी वैल्यू हो गई एसआई यूनिट्स में, और साथ में मैंने इसके यूनिट्स भी लिख दिए न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर, ठीक है ना। ये हो गए हमारे यूनिट्स ऑफ के, ठीक है ना। यहां पे लिख देता हूं मैं कि के यूनिट्स क्या हैं, उसको निकालने के लिए हमने ये तामझाम किया है, ठीक है ना। ये तामझाम उसको निकालने के लिए हमने किया है, ठीक है ना। ये जो फोर्स होता है ये मीडियम डिपेंडेंट होता है भाई, इस बात का ध्यान रखना कि ये फोर्स जो होता है ये मीडियम डिपेंडेंट होता है। क्या होता है कूलम फोर्स, मीडियम डिपेंडेंट होता है। ये मीडियम पे डिपेंड करता है कि ये चार्जेस किस मीडियम में रखे गए हैं, ठीक है ना। ये चार्जेस किस मीडियम में रखे गए हैं तो इस पे डिपेंड करता है। अभी तक जो ये सारी बातें हम कर रहे हैं तो हम ये किसके लिए कर रहे हैं, वैक्यूम के लिए, ठीक है ना, वैक्यूम के लिए कर रहे हैं, या कुछ हद तक हम एयर के लिए भी बोल सकते हैं। वैक्यूम और एयर में हम ज्यादा फर्क नहीं मानते, ठीक है ना। हाँ पानी वानी आ जाए या कोई और मीडियम आ जाए तो उसमें हम फर्क मानते हैं। वैसे तो वैक्यूम होना चाहिए, एग्जैक्टली तो वैक्यूम होना चाहिए, लेकिन अगर एयर भी बोला गया हो तो कोई खास फर्क एयर से नहीं आता है, ठीक है ना। तो ये जो फोर्स होता है ये मीडियम डिपेंडेंट होता है कि ये चार्जेस रखे किस मीडियम में हुए हैं, ठीक है ना। इनके आसपास का मीडियम क्या है, कि मान लो ये दो चार्जेस हैं, इसके आसपास क्या है, क्या पानी है, क्या हवा है, या क्या है, वो हमें पता करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके हिसाब से ये फोर्स चेंज हो जाता है। अभी तक जो हम सारा डिस्कशन कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, वैक्यूम के लिए, ठीक है ना। अभी तक जो हम सारा डिस्कशन कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, वैक्यूम के लिए कर रहे हैं, या कुछ हद तक हम बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है एयर के लिए भी कर रहे हैं। आई होप ये चीज आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गए। समझे समझे बंदो, समझ गए, बिल्कुल समझ गए सर, बिल्कुल समझ गए। चलो फिर बहुत अच्छी बात है, आपको फॉर्मूला ध्यान में आ गया। दो चीजें, दो पॉइंट्स आपके नोट करने वाले पॉइंट्स हैं, दो पॉइंट्स को नोट करके रखिएगा, ठीक है ना। कौन कौन से पॉइंट्स भाई, कि फोर्स जो है हमेशा लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस के अलोंग लगेगा, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट कि भाई फोर्स जो है वो मीडियम डिपेंडेंट होता है। आगे हम मीडियम के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी हम मीडियम की बात नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, वैक्यूम की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, वैक्यूम की बात कर रहे हैं। तो अभी हम मीडियम की कोई और बात नहीं कर रहे जी, नहीं कर रहे। ओके चलो, हाँ कुछ प्रॉपर्टीज हैं इस कूलम फोर्स की या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की, उन प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। अट्रैक्शन, पहली प्रॉपर्टी बहुत आसान। अट्रैक्शन या रिपल्शन का होना चार्जेस के साइन पे डिपेंड करता है। भाई सेम साइन के चार्जेस होंगे तो रिपल्शन होगा, ऑपोजिट साइन के चार्जेस होंगे तो अट्रैक्शन होगा, ठीक है ना, बताया था ना। सेम साइन के होंगे तो रिपल्शन, ऑपोजिट के होंगे तो अट्रैक्शन हो जाएगा भाई, ठीक है ना। तो इसका मतलब यह हुआ कि मान लो कि अगर Q1 Q2 का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, Q1 Q2 का प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो रिपल्शन होगा। Q1 Q2 का प्रोडक्ट पॉजिटिव होने का मतलब क्या हुआ बेटा, कि Q1 Q2 दोनों, या तो दोनों पॉजिटिव या फिर दोनों नेगेटिव, या तो दोनों पॉजिटिव या फिर दोनों नेगेटिव। इन एनी केस इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर इनका प्रोडक्ट नेगेटिव आता है तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। उसमें क्या होगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा, ठीक है ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। कोई भी पॉजिटिव कोई भी नेगेटिव हो सकता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। यानी कि Q1 Q2 देखो,
ये लिखने का एक अलग तरीका हो गया है ना भाई। Q1 Q2 अगर इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव हुआ तो रिपल्शन है ना, नेगेटिव हुआ तो अट्रैक्शन। वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस, ये छोटे छोटे चार्जेस के लिए वैलिड है, छोटे छोटे पॉइंट साइज चार्जेस के लिए वैलिड है, ठीक है ना। और ये स्फीयर्स के लिए भी वैलिड हो जाते हैं, ठीक है ना। आगे हम बात करेंगे ये स्फेरिकली चार्जेस, अगर स्फीयर पे चार्जेस हैं, स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्जेस हैं, तो उनके लिए भी वैलिड हो जाते हैं। जैसे मतलब आपने ग्रेविटेशन चैप्टर में मान लो अर्थ और मून के बीच में फोर्स निकालना है, मुझे ध्यान से सुनना मेरी बात को, अर्थ और मून के बीच में फोर्स निकालना है, तो हम फॉर्मूला Gm1m2/r² लगा सकते हैं, क्योंकि हम अर्थ और मून को स्फीयर्स मान के चलते हैं, ठीक है ना, सिमेट्रिक स्फीयर्स मान के चलते हैं हम अर्थ और मून को, तो उस केस में फॉर्मूला लगा देते हैं, यानी कि स्फीयर्स के केस में भी फॉर्मूला लग जाता है। हालांकि ग्रेविटेशन वाला फॉर्मूला भी पॉइंट साइज्ड पार्टिकल के लिए ही होता है, लेकिन स्फीयर्स के केस में भी हम लगा देते हैं, ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल के लिए पॉइंट साइज पार्टिकल्स के लिए ही है, स्फीयर्स के लिए हम आगे बात करेंगे। ये वैलिड फॉर डिस्टेंस ग्रेटर देन 1 फर्मी। 1 फर्मी होता है बेटा 10⁻⁻15 मीटर। अगर ये डिस्टेंस दो चार्जेस के बीच में 10⁻⁻15 मीटर से ज्यादा है, इसको बोलते हैं 1 फर्मी, एफएम बोलते हैं 1 फर्मी, ठीक है ना। फर्मी मीटर नहीं, सिर्फ फर्मी, ठीक है ना। फर्मी के अंदर ही आप बोल सकते हो 10⁻⁻15 मीटर। इससे डिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, इससे कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इससे डिस्टेंस कम होता है एक्चुअल में न्यूक्लियर फोर्सेस भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है ना। 12th क्लास में आगे चैप्टर आएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये जो साइज होता है ना 10⁻⁻15 मीटर, ये न्यूक्लियस का साइज होता है भाई, ठीक है ना, न्यूक्लियस का, किसी भी एटम के न्यूक्लियस का साइज होता है। तो इससे अगर हम कम डिस्टेंस पे जाते हैं तो वहां पे ये फॉर्मूला लगाना थोड़ा सा दिक्कत वाली बात कर देता है, ठीक है जी। तो वहां पे हमें नहीं लगाना है। हालांकि बस ये एक पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है, कभी ऐसी नौबत आएगी नहीं आपके लिए। अच्छा जी, फॉलो न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करते हैं भाई, न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करते हैं। जी हाँ, ये न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करते हैं। जैसे मान लो ये 1 है, ये Q1 है, ये Q2 है, तो मान लो ये फोर्स F12 और F21 ये इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे भाई। F12 का मतलब क्या हुआ? F12 का मतलब होता है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और F21 का मतलब होता है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है ना। F21 का मतलब होता है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट होते हैं। अगर मैं वेक्टर फॉर्म में इसको लिखूंगा तो मैं लिखूंगा F12 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ F21, इक्वल एंड ऑपोजिट। ये नेगेटिव इस वजह से आया क्योंकि इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे। जो 1 पे लगेगा 2 की वजह से, वही 2 पे लगेगा 1 की वजह से, बस डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, बस डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। तो इस बात का ख्याल रखिए। दोनों ही न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ध्यान से सुनो, F इज इक्वल्स टू Gm1m2/r² एंड F इज इक्वल्स टू KQ1Q2/r², दोनों ही इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है ना। दोनों ही, इसको बोल देता हूं Fg और इसको Fe, ग्रेविटेशनल फोर्स Fg और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe। तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² है। डिस्टेंस बढ़ता जाता है, डिस्टेंस अगर इंक्रीज होता जाता है तो ये फोर्स इनके बीच का कम होता जाता है, ठीक है ना। डिस्टेंस बढ़ता जाता है और इनके बीच का ये फोर्स क्या होता जाता है? कम होता जाता है, ठीक है ना। और इनको बोला जाता है कि ये लॉन्ग रेंज फोर्सेस हैं, दोनों ही लॉन्ग रेंज फोर्सेस। सर ये क्या मतलब हुआ? लॉन्ग रेंज फोर्सेस का मतलब है कि ये ज्यादा डिस्टेंस पे भी लग सकते हैं। ऐसा नहीं होता
कि मान लो, ध्यान से सुनना मेरी बात, मान लो मैं यहां पे खड़ा हूं, ठीक है ना, मान लो मैं यहां पे खड़ा हूं, ये मेरे हाथ की रीच है, अगर मेरे इस रीच में कोई आएगा तो मैं उसे मार सकता हूं, मैं अपनी जगह से नहीं हिल रहा, तो मेरी रीच में कोई आएगा तो मैं उसे मार सकता हूं। इससे अगर बाहर है तो भैया मैं उसे नहीं पीट सकता ना, हाँ वो मेरे को पीट दे वो अलग बात है, मैं उसे नहीं पीट सकता। इससे बाहर, मेरी रीच से जो बाहर जाएगा, इससे अगर कोई दूर है तो मैं उसको नहीं पीट सकता भाई, ठीक है ना, मेरी रीच से बाहर है। तो ये तो हो गया शॉर्ट रेंज फोर्स, ये चीज क्या हो गई, शॉर्ट रेंज फोर्स, कि मेरा प्रभाव सिर्फ इतने तक ही है, ये तो हो गई शॉर्ट रेंज, ठीक है ना, यहां तक लग रहा था फिर एकदम से गायब हो गया। ये शॉर्ट रेंज फोर्सेस होते हैं, कि मान लो कि भाई जब तक, मान लो सपोज करो 1 मीटर डिस्टेंस है तब तक तो लग रहे हैं, 1 मीटर से हल्का सा ज्यादा हुआ फोर्स ही नहीं लग रहा। ऐसे न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं बेटा, न्यूक्लियर फोर्सेस बहुत छोटे डिस्टेंसेस पे लगते हैं, ठीक है ना, उसके बाद लगते ही नहीं, उसके बाद ऑलमोस्ट निल हो जाते हैं, ऑलमोस्ट गायब हो जाते हैं। इन फोर्सेस के साथ ऐसा नहीं है, ये एकदम से गायब नहीं होते, ये धीरे धीरे गायब होते हैं। मतलब पास खड़ा हूं तो बहुत ज्यादा फोर्स लगेगा, दूर गया हल्का सा कम हो गया, और दूर गया और 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 कम हो गया। मतलब पास आने पे ज्यादा फोर्स, फिर दूर गया कम हो गया, और कम हो गया, और कम हो गया, और कम हो गया, एकदम से गायब नहीं होते, समझ रहे हो, एकदम से गायब नहीं होते। तो ये लॉन्ग रेंज फोर्सेस हैं, ठीक है ना, लॉन्ग रेंज फोर्सेस हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं आर स्क्वायर के डिस्टेंस के साथ, धीरे धीरे कम होते हैं, एकदम से गायब नहीं होते। ऐसे फोर्सेस को लॉन्ग रेंज फोर्सेस कहा जाता है। लंबी रेस के घोड़े हैं भाई, ये लंबी रेस के घोड़े हैं, समझे भाई, ठीक है ना, लॉन्ग रेंज फोर्सेस, ठीक है ना, लंबी रेस चलते हैं भाई। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो रही होगी। चलो फिर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस और कंजर्वेटिव फोर्सेस इन नेचर। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं, ठीक है ना, किसी भी चीज पे लगते हैं तो ये उसकी एनर्जी नहीं छीनते। अब ये कंजर्वेटिव वर्ड यूज होता है 11th क्लास में। मैंने आपको बोला था कि 11th क्लास की कहीं पे भी अगर कोई चीज यूज होगी तो मैं आपको उसका मतलब समझाऊंगा, ठीक है ना, सुनो मेरी बात। कंजर्वेटिव फोर्सेस वो होते हैं जो आपसे आपकी एनर्जी नहीं छीनते, एनर्जी कंजर्व रखते हैं, एनर्जी नहीं छीनते, ठीक है ना। इनका जो वर्क डन है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है। ऐसे फोर्सेस को कंजर्वेटिव फोर्सेस कहा जाता है जिनका वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है ना। जैसे ग्रेविटी, मान लो मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, अब ग्रेविटी के अंदर किसी चीज को फेंको, मान लो आपने बॉल को 5 मीटर पर सेकंड से फेंका, और कुछ नहीं है, एयर रेजिस्टेंस वगैरह कुछ भी नहीं है, तो अगर मैंने 5 मीटर पर सेकंड से फेंका है बॉल को, तो जब वो वापस आएगी तो वो 5 मीटर पर सेकंड से ही वापस आएगी, यानी कि आपसे आपकी कोई एनर्जी नहीं छीनी गई। तो क्या ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है? बिल्कुल है, ठीक है ना। आपने उसको 5 मीटर पर सेकंड से बॉल को ऊपर फेंका, वो 5 मीटर पर सेकंड से ही आपके पास वापस आ जाएगी, अगर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स कंसीडर किया है। एयर रेजिस्टेंस, एयर फ्रिक्शन में कुछ भी कंसीडर नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। वो सारे नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। फ्रिक्शन है, वो आपसे आपकी एनर्जी छीन लेती है, वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है भाई। जो आपसे आपकी एनर्जी छीन ले वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं, उनका वर्कडन पाथ डिपेंडेंट होता है। इनका वर्कडन जो है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है भाई, वर्कडन पाथ इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है ना। इसका वर्कडन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना। मान लो कि एक बॉल को ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उस पे mg, एक बॉल को नीचे आना है, सपोज करो h हाइट नीचे आना है, कितना हाइट नीचे आना है? h हाइट नीचे आना है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा बेटा? वर्क डन बाय ग्रेविटी wg लिख रहा हूं mgh, कितना वर्क डन हो जाएगा? mgh हो जाएगा, हो जाएगा। अब इसको आप किसी भी पाथ से नीचे ले आओ, ठीक है ना, किसी भी पाथ से नीचे ले आओ, चाहे आप देखो इस बॉल को ऐसे ले आओ नीचे, मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है ना,
इस बॉल को ऐसे ले आओ नीचे, h हाइट से सीधा नीचे ले आओ, चाहे एक रैंप बना दो, चाहे इंक्लाइंड प्लेन बना दो h हाइट का, चाहे आप ऐसे ले आओ, ठीक है ना, चाहे h हाइट का इंक्लाइंड प्लेन बना दो, किसी भी केस में वर्क डन mgh ही आएगा, किसी भी केस में वर्क डन mgh ही आएगा, यानी कि इसका वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट होता है, किस रास्ते से आ रहे हो उस पर डिपेंड नहीं करता, बस इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है कि इनिशियल क्या थी, फाइनल क्या थी। इनिशियली ऊपर थे, फाइनली h हाइट नीचे आ गए, फाइनली h हाइट नीचे आ गए, तो वर्क डन mgh होगा, चाहे कुछ ही कर लो, ठीक है ना, चाहे किसी भी रास्ते से आ जाओ, चाहे सीढ़ियों से आ जाओ, चाहे रैंप से आ जाओ, चाहे कूद के आ जाओ, वर्क डन mgh मिलेगा। ऐसे वर्क फोर्सेस को कंजर्वेटिव फोर्सेस कहा जाता है, ये आपसे आपकी एनर्जी नहीं छीनते, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी इसी कैटेगरी में आता है। 11th क्लास में अगर हम बात करें तो एक था ग्रेविटेशनल फोर्स और एक स्प्रिंग फोर्स, जिसको हम कंजर्वेटिव मान के चलते थे। स्प्रिंग फोर्स भी हमने जो पढ़ा था वो भी एक कंजर्वेटिव फोर्स था, और अब 12th क्लास में आके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस भी हमने पढ़ लिए हैं, जो कि कैसे फोर्सेस हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। तो ध्यान रखिएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कंजर्वेटिव फोर्सेस हम कह सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर मच स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्सेस वीक फोर्स होते हैं, ये इनफैक्ट ये वीकेस्ट फोर्स होता है नेचर में। दिस इज द वीकेस्ट फोर्स इन द नेचर। ग्रेविटेशनल फोर्स से वीक कोई भी फोर्स नहीं होता भाई, ठीक है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स से वीक कोई फोर्स नहीं होता, ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत वीक फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उससे काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, ठीक है ना। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं जो हमने यहाँ पे बात की है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, या फिर हम कहें किसकी, कूलम्ब फोर्स की, ठीक है ना। ये इसकी प्रॉपर्टीज को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। एक बार फिर नजर मार लेते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है। अट्रैक्शन और रिपल्शन साइन पे डिपेंड करती है, अगर साइन पॉजिटिव है दोनों के प्रोडक्ट का तो रिपल्शन, अगर नेगेटिव है तो अट्रैक्शन, ठीक है ना। वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस स्फीयर्स के लिए लगा सकते हैं, आगे बात करेंगे। ज्यादा छोटे डिस्टेंसेस के लिए ये वैलिड नहीं होता, एक फर्मी से ज्यादा डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करते हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लगते हैं। न्यूटन लॉ और ग्रेविटेशन का लॉ दोनों एक जैसे ही होते हैं, दोनों ही लॉन्ग रेंज फोर्सेस होते हैं, लंबी रेस के घोड़े होते हैं, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं, और एक मैंने बताया स्प्रिंग फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ग्रेविटेशनल फोर्सेस से ज्यादा, कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होते हैं। इवन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो वीकेस्ट फोर्स होता है नेचर में, ठीक है ना। चलो, ये सारी बातें हमने यहाँ पे कर ली, कहीं जगह पे हमने ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कंपैरिजन किया, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कुछ मेन बातें भी करी हैं। तो इसी के साथ अब आ गया है आपके सामने एक सवाल, बहुत ही आसान सवाल है, इसको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। एक बार मैं एक बैच में पढ़ा रहा था, तो वहां पे किसी बच्चे ने कमेंट किया कि सर आप पेंगुइन की तरह चलते हो। पेंगुइन, पेंगुइन तो ऐसे चलता है यार, मैं कोई ऐसे थोड़ी चल रहा हूँ, बताओ। पेंगुइन, हद हो गई यार, ऐसा थोड़ी है यार, है ना, कुछ भी बोल दोगे क्या है। नहीं, आपने नहीं बोला, आपने नहीं बोला, वो किसी और बैच की बात है, ये तो मैं आपको बात बता रहा हूं कि ऐसा हुआ था। बहुत बहुत झेलना पड़ता है भाई, बहुत झेलना पड़ता है। ताने झेलने पड़ते हैं लोगों के, कमेंट्स झेलने पड़ते हैं, हाँ। चलो इधर देखो, लेकिन हाँ, बहुत सारे अच्छे कमेंट्स भी होते हैं जिनको पढ़ के बहुत खुशी होती है, और जब आप अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो तो उससे मतलब एक प्रेरणा मिलती है, और आपके लिए अच्छा करने की, और आपके लिए बेटर करने की, मतलब एक फीलिंग आती है कि यार अगर बच्चे हमसे इतना प्यार करते हैं, बच्चे फिजिक्स वाला को इतना प्यार करते हैं, तो फीलिंग वो अपने आप ही एक अंदर से आती है कि यार हमें भी इनके लिए बेस्ट से बेस्ट करना है, जो हम अपना बेस्ट दे सकते हैं, है ना। चलो, तो इस सवाल को हम यहाँ पे करते हैं।
2 point charges are separated by a distance d, repel each other with a force 4 न्यूटन। 2 पॉइंट चार्जेस हैं जो कि डिस्टेंस d पे रखे गए हैं, तो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं 4 न्यूटन के फोर्स से। 2 पॉइंट चार्जेस, इनके बीच का डिस्टेंस d, ठीक है ना, इनके बीच में फोर्स कितना लग रहा है 4 न्यूटन, ठीक है ना। फोर्स होगा k q1 q2 बाय डी स्क्वायर, ठीक है ना। कितनी वैल्यू है इसकी 4। अब कह रहे हैं कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज चेंज्ड टू 2d, अब इनके बीच का डिस्टेंस चेंज हो गया, 2d कर दिया, डिस्टेंस बढ़ा दिया। अच्छा, डिस्टेंस बढ़ा दिया तो एक बात समझ में आ रही है कि फोर्स कम हो जाएगा। एक बात क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए कि फोर्स कम हो जाएगा, तो ये 16 न्यूटन वाला ऑप्शन तो कतई नहीं हो सकता। हाँ, 4 से कम होगा, ये बात तो क्लियर है कि डिस्टेंस बढ़ा दिया तो फोर्स कम होगा, डिस्टेंस बढ़ा दिया तो फोर्स कम होगा, तो 16 कभी भी नहीं हो सकता, आंसर 4 से कम आएगा, तो एक ऑप्शन तो एलिमिनेट वैसे ही कर दिया, ठीक है ना। तो दिमाग खुला रखना है हमें, ठीक है, आंसर बड़ी आसानी से आ जाएगा, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। तो ये जो नया फोर्स इनके बीच में होगा, इसको मैं बोल देता हूं एफ डैश। क्या बोलता हूं? एफ डैश। क्या बनेगा ये? देखो इधर, के Q1 Q2 बाय 2d का स्क्वायर, नहीं 2d का होल स्क्वायर, 2d का होल स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर करना है, तो ये बनेगा के Q1 Q2 बाय 4d का स्क्वायर, 4d का स्क्वायर। अब के Q1 Q2 बाय डी स्क्वायर, ये तो f है, ये क्या है f, तो ये क्या लिखा हुआ है f डैश, क्या लिखा हुआ है f बाय 4 लिखा हुआ है क्या? बताओ भाई मुझे, भाई 4 नीचे एक्स्ट्रा आ गया, नीचे 4 एक्स्ट्रा आया कि नहीं आया? आया, ठीक है ना, 4 नीचे एक्स्ट्रा आया, तो 4 बाय 4, भाई ये फोर्स की वैल्यू कितनी है 4, तो नया फोर्स कितना हो गया 1 न्यूटन, नया फोर्स कितना हो गया 1 न्यूटन हो गया। सीधा सीधा आप यहां पे ऑप्शन को टिक कर सकते हो 1 न्यूटन। सिंपल सी बात है यार, डिस्टेंस डबल हो गया भाई, सिंपल सी बात सुनो, डिस्टेंस डबल हो गया। डबल का स्क्वायर क्या होता है सोचो, है ना भाई, शॉर्टकट सोचो, शॉर्टकट क्या है? डिस्टेंस डबल हो गया, d से 2d हो गया, बाकी तो कुछ चेंज नहीं हुआ ना, बाकी तो कुछ चेंज नहीं हुआ, डिस्टेंस डबल हुआ है। अब उसका स्क्वायर, अब d का स्क्वायर होता था, अब ये 2d का स्क्वायर तो 4d स्क्वायर हो गया, यानी कि 4 से डिवाइड हो जाएगा, बस ऐसे सोचो, बाकी कुछ चेंज नहीं किया, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ये ऐसा क्वेश्चन है जो आप बिना पेन चलाए कर सकते हो, ये क्वेश्चन बिना पेन चलाए करना है, ठीक है ना, बिना पेन चलाए क्वेश्चन करना है, ये बिना पेन चलाए, बिना पेन चलाए, बिना पेन चलाए क्वेश्चन करना चाहिए भाई आपको ये, ठीक है ना, बिना पेन चलाए होना चाहिए। अगली बार अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो अगली बार ऐसे ही होना चाहिए, बिना पेन चलाए। पेन चला लिया तो समझ लो फिर बर्बाद, नहीं चलाना, एक बार चला लिया ठीक है, लेकिन आगे कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा तो नहीं चलाना है। ऐसा ही क्वेश्चन ये है जो कि आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है अगली क्लास के लिए, या आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। कुछ इससे मिलता जुलता क्वेश्चन ये है, ठीक है ना, थोड़ा सा अलग है, ये भी आपके लिए अगली क्लास के लिए होमवर्क रहेगा। ऐसा ही कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन ये भी है जो कि कूलम पे है ना, कूलम फोर्सेस पे सारे क्वेश्चन हैं, तो ये 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क रहने वाले हैं, ठीक है ना, ये 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क रहने वाले हैं। इन क्वेश्चंस को अच्छे से निहार लो, देख लो, नोट कर लो, इसको नोट कर लो, फिर इसको नोट कर लो, फिर इसको नोट कर लो। अगली क्लास में आके मैं इन क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा आपके साथ, इनके सॉल्यूशन निकालेंगे। बड़े आसान आसान क्वेश्चंस है, कोई खास है मुश्किल क्वेश्चन नहीं है भाई, ठीक है ना, दीज आर वेरी इजी क्वेश्चंस। तो एक टॉपिक आज हम नहीं पढ़ पाए जो हमने टेबल ऑफ कंटेंट्स में लिखा था, उस टॉपिक के लिए हमारे पास टाइम नहीं बचा है, तो उसको टॉपिक को मैं यहां से
उड़ा रहा हूं। परमिटिविटी आज हम नहीं पढ़ पाए, ठीक है ना। तो परमिटिविटी आज हम स्टडी नहीं कर पाए, तो इसको हम स्टडी करेंगे अगली बार, ठीक है जी। तो तब तक के लिए शुक्रिया, शुभ रात्रि, शब खैर, टेक केयर, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिएगा और जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे। जिंदा, जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जिंदा रहने से हमारा मतलब होता है कि भाई जिंदा दिल रहो, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि सिर्फ एग्जिस्ट कर रहे हैं, ऐसा होना चाहिए, मेहनत हमारी इतनी होनी चाहिए कि पूरे जमाने को पता लगना चाहिए कि हम क्या चीज है भाई, ठीक है ना। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।